नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में। इससे पहले हमने देखा था कि आर्टिकल जो भी है उसके बारे में हमने देखा था। आज हम बात करेंगे 22.1 की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे यूनियन, जो पार्ट 5 हम बात कर रहे हैं यूनियन के बारे में, उसमें हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आज हम देखेंगे राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट और पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जो भी महाभियोग और राष्ट्रपति की शक्ति है उसको हम डिटेल में बात करेंगे, कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है और राष्ट्रपति की शक्तियां कहाँ कहाँ पे लगती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था पिछली क्लास में, हमने देखा था कि अबाउट प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के बारे में, जो भी हमारे राष्ट्रपति हैं उनके बारे में जो भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था प्रेसिडेंट का, उसमें हमने देखा था पिछले वीडियो में। और आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे आज की टॉपिक क्या क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। आज हम देखेंगे कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या होता है, यानी महाभियोग प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को हटाने के कौन कौन से तरीके होते हैं और कैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत में, इसका प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है, और आज हम बात करेंगे पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में राष्ट्रपति की शक्ति कौन कौन सी होती है, कैसे कार्य किए जाते हैं, इसके बारे में हम आज बातें करेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैंने बता दूं कि जो पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे संविधान में कितने टोटल शेड्यूल है, तो मैं बता दूं कि पहले तो 8 शेड्यूल थे, बाद में 4 जोड़े गए। तो आज के टाइम पे टोटल शेड्यूल्स कितने हैं? टोटल आज के टाइम पे 12 अनुसूचियां हैं जो हमारे संविधान में दी गई है। और आज का क्वेश्चन है, आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अनुच्छेद को भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। तो चलिए आज की क्लास के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इम्पीचमेंट प्रोसीजर के बारे में, यानी जो भी हमारे महाभियोग प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में जिसका प्रोसीजर दिया हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। इम्पीचमेंट प्रोसेस राष्ट्रपति का आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें रीजन क्या होता है, कैसे महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है, इसका रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है, पहले ये देखेंगे। यानी वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है उसी बेस पे इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जा सकता है, और कोई बेस नहीं है और किसी बेस पे इम्पीचमेंट प्रोसीजर नहीं लगाया जाएगा राष्ट्रपति पर, ये आप समझ लें। ठीक है, अगर संविधान का उल्लंघन होता है राष्ट्रपति की तरफ से तब जाके ही इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। अब इसके तरीके क्या है, जो भी प्रोसेस होता है उसका क्या होता है, इसमें होता है कि ओनली बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो भी उल्लंघन, जो भी इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो किसी भी हाउस, यानी या फिर लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। ठीक है, ओनली ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा ही चलाया जाएगा और कोई नहीं चला सकता इम्पीचमेंट प्रोसेस को। ठीक है, स्टार्ट वहीं से होगा। एडवांस नोटिस दिया जाता है 14 दिन का, न्यूनतम 14 दिन की अग्रिम सूचना दी जाएगी राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे कारण से और इम्पीचमेंट महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए हम बाध्य हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो एडवांस 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाने से पहले। ठीक है, और उसके बाद है द प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड और स्टार्टेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट विद द साइन ऑफ 1/4 मेंबर, यानी प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है लेकिन 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर के साथ, यानी जो भी प्रक्रिया है या फिर लोअर सदन या फिर हायर सदन, जैसे लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन 1/4 मेंबर अगर हस्ताक्षर करेंगे उस जो भी पेपर होता है जिसपे इम्पीचमेंट प्रोसेस दिया गया है, तभी जाके वो प्रक्रिया मानी जाएगी। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि पहले 1/4 मेंबर अगर मानेंगे किसी भी सभा के तब जाके ही वो प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर रिक्वायर्ड टू पास द इम्पीचमेंट विद द सपोर्ट ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स इन ईच हाउस सेपरेटली, यानी संसद के दोनों सदनों को प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के 2/3 के समर्थन से महाभियोग को अलग अलग पारित करने की आवश्यकता होती है। अब हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे इनिशिएट कर दिया 1/4 सदस्य के किसी भी पार्लियामेंट से, ठीक है, या फिर लोअर हाउस या फिर अपर हाउस, हमने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अब इम्पीचमेंट कैसे होगा, उसके लिए हर एक सदन में, लोकसभा राज्यसभा किसी भी, हर दोनों सदन में 2/3 सपोर्ट जरूर चाहिए। जितने भी मेंबर हैं, अगर मान लो एक्स मेंबर है तो उसके 2/3 सदस्य की सपोर्ट जरूर चाहिए कि इम्पीचमेंट प्रोसेस लागू करने के लिए प्रेसिडेंट पर। आप सिंपल तरीके से समझ लो, अगर मान लो राज्यसभा में 245 मेंबर है, ठीक है, तो पहले हमें इम्पीचमेंट प्रोसेस तो 14 दिन के पहले सब प्रेसिडेंट के पास दी जानी है कि ये ऐसे ऐसे सीन है और आपको महाभियोग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है,
तो 1/245 अगर मेंबर है तो 1/4 इतने लोग साइन करेंगे तब जाके तो प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए 1/4 मेंबर चाहिए 245 के। ठीक है, लेकिन अब इतने लोगों ने साइन कर दिए, स्टार्ट भी हो गया, और लास्ट में जब 245 मेंबर है तो उसके अगर 2/3 लोग मान जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा के, तब जाके तो वो दूसरे सदन में जाएगा, जैसे लोकसभा। अब लोकसभा में अगर 545 मेंबर है, उसके 2/3 मेंबर भी मान जाते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके गलत है, तब जाके माना जाएगा कि हाँ राष्ट्रपति में महाभियोग प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी। तो ये हो जाता है हमारे इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो भी हमारे राष्ट्रपति का होता है। तो आप इसके बारे में आप समझ गए कि कैसे प्रोसेस चलाया जाता है और कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 61। और हाँ, एक चीज और याद रखेंगे कि आर्टिकल 61 जो महाभियोग प्रक्रिया है राष्ट्रपति का, अभी तक यूज नहीं किया गया है जब से हमारा संविधान लगा है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी राष्ट्रपति के पावर है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी पावर कहाँ पे लगाए जा सकते हैं और किस बेस पे लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यानी प्रेसिडेंट का सबसे पहले पावर होता है कि वो अपॉइंट करता है अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पहले तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बना दिया, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को कि ये मेंबर जो भी हमारे मेंबर हैं, जो भी उनके पार्टी के मेंबर होंगे, उनको मिनिस्टर बनाया जाएगा, इस पोस्ट को दिया जाएगा। तो वो बनाया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा ही, ठीक है, अपॉइंट किया जाएगा। फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 148, आर्टिकल 148 में दिया हुआ है सीएजी को, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ये आप याद रखेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। गवर्नर इन ईच स्टेट, यानी हर राज्य पे राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है? ये भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ये भी याद रखेंगे। फिर आर्टिकल 324 के अंतर्गत दिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो भी चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त जो चुनाव की प्रक्रिया को लागू करते हैं और चुनाव करवाते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं, आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। आर्टिकल 316 में दिया हुआ है कि जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उसके चेयरमैन और अदर मेंबर को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये अब याद रखेंगे कौन कौन से पोस्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो हम बोलेंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इमरजेंसी पावर। अब प्रेसिडेंट के हाथ में होता है इमरजेंसी पावर, यानी इमरजेंसी लगा देना। तो 3 टाइप के इमरजेंसी पावर होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। आर्टिकल 352 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी लगा देना, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा देना, ठीक है। अब आर्टिकल 352 में दिया है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी होता क्या है, ये कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है? ये लगाया जाता है जब हमारे देश में युद्ध की स्थिति हो जाए, यानी वॉर। अब वॉर अगर हमारे देश में, जैसे हम जानते हैं कि यूक्रेन में इस टाइम युद्ध की स्थिति है, रशिया ने उस पर आक्रमण किया हुआ, तो वहां पे आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा, अगर ऐसा संविधान में दिया होगा। तो ऐसे अगर भारत पर युद्ध की स्थिति आती है तो नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट लगा देते हैं, ठीक है। आर्टिकल 352 में दिया है। अगर हमारे देश में एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण होते हैं, वही वॉर हो गया एक तरीके से, तो भी नेशनल इमरजेंसी लग जाता है। इंटरनल आर्म रेबेलियन हो गया, अगर मान लो आंतरिक सशक्त विद्रोह कर दिया गया, यानी कुछ लोग मिलके, जैसे अगर मान लो किसी स्टेट में या फिर हमारे देश में आंतरिक सशक्त विद्रोह कर दिया गया, तो भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 352 में ये दिया गया है, ठीक है। सेकेंड है आर्टिकल 356 जो 356 में दिया गया, प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 352 कहता है कि पूरे राष्ट्रीय आपातकाल, यानी पूरे भारत में आपातकाल लगा देना। तो आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 356 कहता है कि प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, यानी किसी एक स्टेट में, जैसे हमारे 28 स्टेट है, उसमें से किसी एक स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा देना। तो ये हो गया आर्टिकल 356। जैसे जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कुछ दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो वैसे ही प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट ये क्यों लगाए जाते हैं? जब कोई सरकार, ठीक है, जब कोई सरकार बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य का विधानमंडल को निलंबित कर दिया जाता है, तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है स्टेट में, ठीक है। अब अगर प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगाया जाता है तो उस टाइम जो कार्यपालिका शक्ति होती है, जो भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है, जो जिस स्टेट में लगाया जाएगा प्रेसिडेंट का रूल, उस स्टेट से
कार्यपालिका शक्ति को हटा दिया जाता है और राष्ट्रपति शक्ति को लगा दिया जाता है। ठीक है, जो भी राष्ट्रपति की शक्तियां होंगी वहां पे राष्ट्रपति कार्य संभालेंगे। ये समझिए आप सिंपल लैंग्वेज में 356 में दिया गया। और आर्टिकल 360 में कहता है तीसरा जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो वित्तीय आपातकाल है, इसको तब लगाया जाता है। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे, 356 में जो प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं ये मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाया जाएगा, उससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते। किसी भी स्टेट में 3 साल तक ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर्टिकल 360 जो 30 नवंबर में आता है। आर्टिकल 360 कहता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल इसमें रीजन क्या होता है, जब भारत या भारत के किसी विभाग का वित्तीय स्थायित्व या शाखा को संकट उत्पन्न हो जाए, यानी कोई भी वित्तीय शाखा है या फिर कोई स्टेट है उसमें अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, ठीक है, तो ये समझिए वहां पे इकोनॉमिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे 360 में समझते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 352 में कहता है नेशनल इमरजेंसी, 356 कहता है प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, और 360 कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगाई गई है पूरे भारत में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर होता है 3 टाइप के, नेशनल, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये याद रखेंगे। फिर है, अब नेक्स्ट देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा था पिछले क्लास में, हमने देखा कि पार्लियामेंट कितने फॉर्म में कितने लोगों से मिलकर बना है, पार्लियामेंट मिलकर बना है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, इतने लोग होते हैं जो विधायी शक्तियों में शामिल होते हैं, लेजिस्लेटिव में। ठीक है, जिसमें पार्लियामेंट आते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे लोकसभा। लोकसभा में टोटल मेंबर स्ट्रेंथ होता है मैक्सिमम नंबर का 552, लेकिन आज के टाइम पे हमारे टोटल मेंबर हैं कितने, 545। ठीक है, जिसमें से 543 तो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो हम जैसे नागरिक है, जो नॉर्मल पीपल है इंडिया के, वो लोग इलेक्ट करते हैं 543 लोगों को। ठीक है, लेकिन जो दो लोग बचे, दो मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331, यानी आर्टिकल 331 के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है 2 मेंबर को नॉमिनेट करता है। ठीक है, 343 तो हो गए इलेक्ट बाय पीपल ऑफ इंडिया, इलेक्शन हुआ, लेकिन जो 2 मेंबर वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी होती है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो होती है, जैसे हम जानते हैं कि 1947 से पहले बहुत सारे देश हम पे राज करते थे, जैसे फ्रेंच हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए। ठीक है, ये लोग राज करते थे। अब कुछ इनके जाने के बाद सारे ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन कुछ ब्रिटिशर्स रह गए थे। ठीक है, और वो यहाँ की इंडिया की नागरिकता प्राप्त कर लिए, तो उनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन, यानी जो विदेश से रहने वाले थे लेकिन यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए, तो एंग्लो इंडियन कहलाने लगे। ठीक है, तो उसमें से 2 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा लोकसभा में। ठीक, इतने नॉर्मल याद कर रखे। लोकसभा हमने देखा 552 टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, 545 प्रेजेंट टाइम पे है, और 543 इलेक्ट किए जाते हैं नॉर्मल लोगों द्वारा, और 2 नॉमिनेट किए जाते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है 2 मेंबर को आर्टिकल 331 द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है हम देखेंगे पार्लियामेंट में, हम देखें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें हमने लोकसभा की बात कर लिया था पिछले स्लाइड में। अभी हम देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जो भी जितने लोग हो सकते हैं 250 है। आज के टाइम में टोटल स्ट्रेंथ कितने हैं, 245, जिसमें से 233 तो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। ठीक है, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उससे इलेक्ट किए जाते हैं 233 लोग, लेकिन जो 12 मेंबर बचे वो नॉमिनेट कौन करता है, वो नॉमिनेट करता है हमारा राष्ट्रपति, अलग अलग फील्ड से, जैसे कि हो गया साइंस विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र, आर्ट से, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र, और सोशल सर्विस, यानी समाज में जो कार्य कर रहे हैं, कई लोग अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, तो उनको नॉमिनेट किया। जैसे आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को भी नॉमिनेट किया जाता था राज्यसभा सदस्य के लिए। तो ऐसे तरीके से हम जानते हैं कि 12 लोगों को नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। और लोकसभा में हमने देखा था कि 2 लोगों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो ये याद रखेंगे, ये पावर होते हैं प्रेसिडेंट के, कि ये इनको नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति है उसका पावर जो होता है ऑर्डिनरी बिल, यानी जो साधारण विधेयक पास किया जाता है, जो भी हमारे लोकसभा राज्यसभा में पास किया जाता है, उसमें ऑर्डिनरी बिल पे राष्ट्रपति की क्या शक्ति होती है उसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे ऑर्डिनरी बिल होता क्या है। ऑर्डिनरी बिल को हम पहले, अगर मान लो आफ्टर गेटिंग पास इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट।
संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद जो भी ये बिल है, विधेयक है, अगर दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास उसको सहमति के लिए भेजा जाता है। अब उस पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो एक्सरसाइज वीटो पावर। अब जब दोनों सदन में पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो एब्सोल्यूट वीटो लगाए, सस्पेंसिव वीटो लगाए या फिर पॉकेट वीटो लगाए, यानी उस पर वीटो पावर भी लगा सकता है या फिर कुछ ना लगाते हुए उसको पास भी कर सकता है। तो ये होता है प्रेसिडेंट का पावर, आप देख रहे हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति साधारण बिल पर वीटो पावर लगा सकता है या फिर नहीं भी लगाता है और पास कर देता है, साइन कर देता है, ठीक है। ये कभी कभी होता है कि वीटो पावर लगा दिया जाता है। वीटो पावर को हम दिया गया आर्टिकल 111 में, जिसमें हम सबसे पहले नंबर पर देखेंगे कौन सा वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। जिसमें है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड द असेंट टू द बिल इज टर्म्ड हिज एब्सोल्यूट वीटो, यानी विधेयक की सहमति को रोकने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति को उसका पूर्ण वीटो कहा जाता है। अब एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि कंप्लीटली जो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होता है वो जो भी विधेयक आया हुआ है कंप्लीटली उसको रोक देगा, ठीक है, या फिर उसको कैंसिल ही कर देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। सेकंड नंबर पे आता है सस्पेंसिव वीटो, यानी सस्पेंस में रख देना, करोगे या नहीं करोगे कुछ नहीं पता, बस रखा हुआ है, तो ये हो गया सस्पेंसिव वीटो। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिटर्न द बिल टू बी पार्लियामेंट विद और विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड सस्पेंसिव वीटो। इसमें होता है राष्ट्रपति द्वारा बिल को संसद के विचार के साथ या बिना विचार के साथ वापस करने की शक्ति को सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। इसमें ये होता है कि राष्ट्रपति को बिल को अगर कोई कभी लग रहा है, मतलब अगर मान लीजिए बिल में कोई कमी लग रही है, तो राष्ट्रपति फिर से पुनः विचार के लिए भेजेगा लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में। फिर वहां से अब उनका मन है कि भाई वो कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करें या ना करें, अगर नहीं करते वैसे ही भेज देते हैं तो फिर से प्रेसिडेंट के पास आएगा। अब प्रेसिडेंट के पास हक नहीं है कि वो उसको दोबारा चर्चा के लिए भेजे, वो तुरंत साइन करेगा और रिटर्न करेगा, ठीक है। उसको दोबारा चर्चा के लिए नहीं भेज सकते। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये होता है, ठीक है। और लास्ट है पॉकेट वीटो, यानी द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू नॉट एक्ट अपॉन द बिल इज टर्म्ड एज अ पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है कि भाई आया तुम्हारे पास, राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक आया, अब उसने अपने जेब में रख लिया, तो भाई मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो रखा रहूंगा इसको। आप समझ लीजिए, इसमें सिंपल लैंग्वेज में पॉकेट वीटो को समझेंगे कि बिल पर कार्रवाई नहीं करने की राष्ट्रपति की शक्ति को पॉकेट। इसमें समझ लीजिए कि आपने किसी को पैसा दिया, ठीक है, आपने किसी को पैसा दिया और उस बंदे ने उसको ऐसे रखा कि जेब में कि भाई मैं तो दूंगा ही नहीं, चाहे तू कुछ भी कर ले, ठीक है। तो पॉकेट वीटो यही हुआ कि प्रेसिडेंट के पास विधेयक आया और उसने अपने पास रख लिया और उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा कि भाई दूं कि ना दूं, ये चीज हो गई पॉकेट वीटो, ठीक है। तो यही होता है, कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे आप पैसे से हम समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि जैसे हमने किसी को पैसा दिया, ठीक है, अब उसने दिया ही नहीं, भाई उसने रख ही लिया, उसने रिटर्न ही ना दिया या फिर उसमें सोच के विचार के कुछ दिया ही नहीं, ठीक है। तो ये समझ लिए एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि भाई कुछ हमने मान लो 10,000 रुपए किसी को दिया, अब उसने 5,000 तो रिटर्न कर दिए, बाकी 5,000 दिए ही नहीं, तो ये हो गया सस्पेंसिव वीटो। और पॉकेट वीटो हो गया कि भाई हमने दिया 10,000, उसने 10,000 का 10,000 रख लिया, उस पे कुछ अगर वो मिलता भी है हमसे तो हमें ना कुछ पूछता है ना हमें बोलने देता है, तो ये हो गया पॉकेट वीटो। तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि पॉकेट वीटो यानी जेब में रख लेना, कुछ ना किसी से कहना, तो हो गया पॉकेट वीटो। हमने वीटो पावर देख लिया। तो आज हमने देखा कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, हमने इम्पीचमेंट प्रोसीजर देखा, उसके पावर देखे कौन कौन से पावर होते हैं, हमने उसके बारे में देखा। जो क्वेश्चन हमने दिया था उसके आंसर जरूर कमेंट में करें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, जो उपराष्ट्रपति है हमारे, उसके बारे में हम देखेंगे। अगर आपको पीडीएफ इस क्लास का चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।